एक संत जिसके सामने शिरोमणि लगाओ, भारत में कोई दूसरा संत ऐसा नहीं जिसके सामने शिरोमणि लगाओ, किसी ने अपने आप लगा दिया हो, देखा बात है। लेकिन शिरोमणि इस देश में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज को कहा जाता है। और वो पहले ऐसे व्यक्ति थे, हम अछूतों में, समझ रहे हैं? अछूत का मतलब समझते हो? यहाँ जो पासवान है, जो पासी है, जो धोबी है, जो मूसर है, जो चमार है, जो खटीक है, जो नाई है, डूम है, ये जो जातियां हैं, ये सब अछूत थी। महिलाएं, इस देश की सारी महिलाएं अछूत थी। अछूत का मतलब किसी जाति से नहीं है, बहुत सारे वर्ग हैं जो छूत रहे हैं। उनमें पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने आडंबर के खिलाफ चोट मारी। अब से 550-600 साल पहले नकार दिया सबको, पंडे पांडवों को नकार दिया, देवी देवताओं को नकार दिया, और खुला कहा कि क्यों जाऊं मैं मथुरावासी, काशी क्यों करूं मैं वृंदावनवास। मैं नहीं कह रहा, गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि क्यों जाऊं मैं मथुरा काशी, क्यों करूं मैं वृंदावनवास, ईश्वर मेरे मुझ में है, मैं क्यों करूं उसको इधर उधर तलाश। सदगुरु रविदास जी महाराज ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी तीर्थ स्थान पर क्यों जाऊं, क्या मतलब है मेरा जाने का, जब भगवान मेरे अंदर ही है। मैं अच्छे काम करूंगा तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे, मैं बुरे काम करूंगा तो लोग मुझे बुरा कहेंगे, तो मैं क्यों इधर उधर भागता फिरूं। अब आप सोचो कि आप उनका काम कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, गलत जो बोलते हैं। गुरु रविदास जी ने बात और कही कि ब्राह्मण ना पूज्यो जो हो गुणहीन। इसका मतलब किसी जाति से नहीं है, गौर से समझिएगा। मैं ये तो कहता हूँ गुरु रविदास जी को सिर्फ उनकी संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इतना उनको समझना ये बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं। गुरु रविदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण न पूजियो जो हो गुणहीन, चरण पूजियो चटाल के जो हो गुण प्रवीण। कि ऐसे व्यक्ति को नहीं पूछना चाहिए जाति में श्रेष्ठ हो, जो अपने आप को श्रेष्ठ मानता हो, ऐसे व्यक्ति के पैर कभी ना पड़ो, कभी उसके सामने ना झुको। जो व्यक्ति जाति में श्रेष्ठ हो या ना हो, उसके पास ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति के सामने झुको भी, उनके चरण भी स्पर्श करो। ये गुरु रविदास जी का, मैं नहीं कर रहा। बताओ हमने माना क्या? हमारे गांव की गली में कोई भी आ जाए, लाल भगवा कपड़े पहन के, लंबा तिलक लगा के, लंबा चोटा रख के, और उसने जहां अलग निरंजन कहा, तो हमारे घर की महिलाएं आटा दाल नमक हल्दी मिर्च प्याज और पैसे लेकर आते हैं, लो बाबा जी इस बच्चे के आशीर्वाद दे जाओ, तो आशीर्वाद मिल जाएगा। ऐसा ही है ना? करते नहीं करते हो? क्या आशीर्वाद मिलता है? देखो, अगर आपको आशीर्वाद मिल सकता है तो एक जगह से मिल सकता है। आप अपने माता पिता की सेवा करो और अपने सास ससुर की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, वहां से तो आशीर्वाद मिल सकता है, ठीक। वरना कहीं से आपको कोई आशीर्वाद नहीं मिल सकता, क्योंकि आप वही लोग हो जिन्होंने इस देश में 5000 साल गुलामी झेली है। गुलामी का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या। बेटियों के बलात्कार, हत्याएं, लूटपाट, जमीन छीनना, चलने ना देना, पानी ना पीना, शिक्षा ग्रहण न करने देना, ये सब गुलामी के अंदर आता। 5000 साल से आए लोगों ने, समझे? तो गुरु रविदास जी को समझना और उनके सामने सिर्फ मोमबत्ती जलाना, दीपक जलाना, घी जलाना, दोनों डिफरेंट चीजें, अलग चीजें हैं। सत्संग होता तो मैं इसको बड़ा प्रवचन दे सकता था, लेकिन मैं दूंगा नहीं, लेकिन मुझे अपनी जो महत्वपूर्ण बात है वो रखनी है। तो मैं सतगुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में भी नमन वंदन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं का आदर करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, या वो तमाम संत जिन्होंने भारत की इस सरजमी पर पैदा होकर के भारत के अछूतों के लिए एक बड़ा काम किया, भारत की महिलाओं के लिए एक बड़ा काम किया, उन सबके चरणों में नमन वंदन करता हूं। अब मैं नमन वंदन करता हूं उन महामानवों को जिन्होंने 21वीं सदी में जन्म लेकर के इस देश की व्यवस्था को चुनौती देने का काम किया, इस देश के सामंतों को ललकारने का काम किया, उन सबको भी नमन वंदन करता हूं।
जिसमें कर्पूरी ठाकुर साहब, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, छत्रपति शिवाजी महाराज, माता रमाबाई अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब, मान्यवर रामविलास पासवान साहब, मान्यवर शरद यादव साहब, ये भी महामानव रहे। इन्होंने भी अपने समय पर इस आडंबर को चोट दी और कौम के विषय में सोचने का काम किया। मैं नमन वंदन करता हूं बाबा चौहरमल को भी, कि जिनकी वजह से आज भी कहीं ना कहीं हमारे वजूद में ताकत बढ़ती है। आज उनकी वजह से कहीं ना कहीं आज भी हमें गर्व महसूस होता। मैं नमन करता हूं उन चमार रेजिमेंट के सूरवीरों को, कि जब देश की बात आई तो उन्होंने अंग्रेजों का साथ देने के बजाय इस देश के लोगों का साथ दिया और अपने हथियार आजाद हिंद फौज के साथ मिलाकर के खड़े कर दिए। मैं नमन करता हूं एक उस विशेष जाति वर्ग के लोगों को भी, जिन्होंने भारत में सदा अपमान सहा, आज भी जिसका उत्थान शायद नहीं हो पा रहा है। हमें लगता है कहीं ना कहीं हम जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उनके प्रयास में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी है। जिनके एक महापुरुष का नाम जब लिया जाए तो जिद क्या होती है, जिन्होंने ये बताया, माउंटेन मैन जिन्हें कहते हैं, मैं उनको भी नमन वंदन करता हूं। साथियों, मैं जिस रास्ते से चलकर यहां तक पहुंचा, आप लोगों ने खूब स्वागत करके गली में अंदर घुसाया और ये जो मंच आपने लगाया तो देखकर अच्छा लगा, मन प्रसन्न हुआ। ये फूल मालाएं आपने गले में डाली तो खुशी हुई, कितना मान सम्मान मिल रहा है। हालांकि अभी हम इस मान सम्मान के काबिल है नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि मैंने अपनी आंखों से होते बलात्कार आज भी देखे हैं। मेरे बखूबी याद है, एक दिन रात को चंद्रशेखर भाई का 2 बजे फोन आया, आपके पड़ोस के जिले में एक समाज की बेटी को कुछ लोग उठाकर ले गए। जब उसकी मां उसको लेने गई तो सामंतियों ने यह कहा कि 2 दिन के बाद देंगे। 3 दिन के बाद लेने गई तो 6 दिन के बाद उस बेटी की लाश हुई। उस बेटी के साथ 6 दिन क्या क्या हुआ होगा। इसलिए मैंने कहा ना कि अभी हम सम्मान कराने लायक नहीं है, गले में माला डलवाने लायक नहीं। 2 बजे खबर है, 5 बजे तक आंखों में आंसू रहे। रात को 4 बजे फोन किया कि क्या है, उसका मुकदमा दर्ज हुआ नहीं हुआ है। राजनीतिक ताकतवर लोग थे, जेल चले गए ना वो, जेल तो चले गए, लेकिन अंदर अंदर पीड़ा होती है कि हम कैसे लोग हैं जिनके पुरखों ने या सूरवीरता का लोहा बनवा दिया हो, जिनके बाप दादाओं ने यह बता दिया हो कि हम जिस काम पर निकलेंगे उस काम को के बिना लौटेंगे नहीं। यार हमारे खून में इतना मिलावट, इतना पानी कहां से आ गया है कि जो खोलने के लिए तैयार नहीं है, जो लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो निरंतर अपमान तो सह सकता है लेकिन सम्मान की जब बात आए तो भाग जाता है। आज भी आपके प्रदेश में घटना घटित हुई, 200 मूसर परिवारों को बेघर किया गया। आज यहाँ मुख्यमंत्री आए हुए थे आपके जिले के अंदर राजधानी में, 2 मूसर समाज के परिवारों को उजाड़ कर उनकी बस्तियों को तब जाकर यहाँ टेंट की व्यवस्था की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। कैसे लोग हैं यार, हम अपने घर को जड़ता देख रहे हैं, हम परिवार को जड़ता देख रहे हैं, हम सोचते तक के लिए तैयार नहीं है कि इस देश की सबसे ताकतवर शक्तिशाली कौम, इस देश के हर वो काम करने वाली जिसको कोई नहीं कर सकता। लैट्रिन के गटर में हम घुसते हैं, साफ सफाई हम करते हैं, खेती किसानी हम करते हैं, इतनी ताकतवर कौम इतना बड़ा अपमान होते हुए देखती रहती है। कैसे लोग बयान है। गुरु रविदास जी ने एक बात और कही,
कि चाहूं ऐसा राज में मिले सबन पवन, छोट बड़े सब संग पसर अदास रहे पसर। ये गुरु रविदास जी ने कहा था। किसे कहा था? उनको थोड़ी कहा होगा जिन्होंने यहाँ हजारों लाखों साल शोषण किया। उनको कहा होगा जो उनके अनुयायी थे, उनके वंश के लोग थे, उनके आइडियोलॉजी के लोग थे, जो बराबर में विश्वास रखने वाले लोग थे, उनको कहा होगा। जितने लोग यहाँ बैठे, एक आदमी हाथ उठाकर तो बताओ इस दोहे पर किसने काम करने का काम किया? बाबा साहब अम्बेडकर के बाद, काशीराम साहब के बाद, जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बाद, रामस्वरूप वर्मा के बाद, रामविलास पासवान के बाद, बताओ किसने दोहे पर काम करने का काम किया? नहीं किया। और कोने एक बात और कही थी कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। मेरे शब्द चुभने वाले जरूर होंगे, लेकिन इन्हें समझने का प्रयास कीजिएगा। आज समझ जाओगे तो जो नस्ल मेरे सामने बैठी है ये शायद तुम्हारे लिए माला लेकर तैयार हो। अगर आज ना समझे तो ये नस्ल तुम्हारे लिए जूतों की माला तैयार हो। इस बात ध्यान रखो कि जब तुम्हारे बाप दादा तुम्हारे लिए लड़े, तुम्हारे एक बाप ने तुम्हें पानी पीने का अधिकार दिया, तुम्हारे एक बाप ने तुम्हें मंच पर खड़े होकर बोलने का अधिकार दिया, ये चिट्टे सफेद कपड़े पहनने का अधिकार दिया, तो तुमने हमारे लिए क्या कहते थे पूछे नियम से आने वाले समय में। हम अपना ताकत को खोए बैठे, हम अपनी क्षमताओं को खोए बैठे। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में लोकतंत्र दिया। किसके लिए दिया लोकतंत्र? उन अमीरों के लिए जिनके घर में रोटी कपड़े मकान की कोई दिक्कत नहीं है, जिनका कुत्ता भी 100, 200, 500 रुपए के साबुन से लाता है, या हम जैसे गरीबों के लिए कि सुबह से शाम तक मजदूरी नहीं करेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी? किसके लिए दिया लोकतंत्र? हमारे लिए दिया। लेकिन हमने क्या किया? हमने उस लोकतंत्र को बेच डाला। हम सो गए, गहरी नींद में सो गए। आज मुख्यमंत्री आकर महिलाओं को संवाद करते झूठी कर कहलवा देते कि हमारे मकान बन गए। हम चुप है। इसलिए अपनी क्षमता को पहचानो, अपनी ताकत को जानो। इस देश में राजा वो बनेगा जिसके पास वोट की सबसे बड़ी ताकत होगी। और आज आबादी के हिसाब से अगर ले लिया जाए, इस देश में जो पूर्व में छूट रहे हैं वोटों की ताकत सबसे ज्यादा उनके पास है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये जयंती का मसला, सामाजिक काम का मसला, एक व्यक्ति उधर से आया 1000 किलोमीटर से अपना समय खराब करके और यहाँ के राजनीति बातें करने लगा। नहीं, ये राजनीति बात नहीं। इसको समझो ये क्या है, क्या ये जानने की जरूरत है कि वोट है क्या, लोकतंत्र है क्या। क्यों डॉक्टर अम्बेडकर लोकतंत्र में वोट की व्यवस्था करके गए? वरना उस समय के लोग तो ये कहते थे कि जिन पर जमीन जायदाद होगी, जो पढ़े लिखे होंगे, जो बड़े अधिकारी कर्मचारी फैक्ट्री के मालिक होंगे, उनको वोट का अधिकार दिया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं, सबसे पहले यहाँ भिखारियों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के किसानों को वोट का अधिकार दिया जाएगा। वोट जानते हैं वोट क्या है? वोट 5 साल में एक बार देने की प्रक्रिया नहीं है, ना ही वोट चंद पैसों में बेचने की प्रक्रिया, इतने से मीट पर, इतनी से दारू पर या किसी चीज पर बेचने की, मिठाई पर बेचने की प्रक्रिया नहीं। वोट आपके भविष्य का निर्माण करता है। जो आप लोग बैठे हैं जिस रास्ते से चल कर पूरा रास्ता कच्चा है, ये मकान जो कच्चे देख रहे हैं ना आप, ये आपके कारण है कि मकानों पर प्लास्टर नहीं है। इसलिए आपने अपने वोट की कीमत नहीं समझी, सही लोगों को वोट नहीं दिया। इसलिए अगर बिहार के व्यक्तियों की प्रतिव्यक्ति आय बढ़ा दी जाए, ऐसे लोग यहाँ की सत्ता में बैठे कि हर व्यक्ति की प्रतिव्यक्ति आय बढ़ाए, जब आपके घर की इनकम अच्छी होगी तो आपके मकानों में प्लास्टर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन नहीं, मैंने क्या कहा कि हम सोए हुए लोग हैं, हम जागना नहीं चाहते। ये वोट ही है जो आपके गली खंडों का निर्माण कर सकता है। ये वोट ही है जो आपके गली खंडों में, गांव में अच्छे नलके की व्यवस्था करा सकता है, अच्छे सड़क की व्यवस्था करा सकता है। ये आपका एक वोट, ये वोट एक ऐसी ताकत है कि जो अमीर के बच्चे को, गरीब के बच्चे को एक जैसे स्कूल में पढ़ा सकता है। अगर मैं आप पूछना शुरू करूं ना कि बच्चे अपना इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दें, तो 5 या 7 बच्चे निकले जो अपना इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे पाएंगे। समझे? ये लोग पुलिस के लोग बैठे हैं यहाँ, अगर मैं इनके घर भी चला जाऊं तो उनका बच्चा भी ज्यादा फीस, क्योंकि ये पुलिस में तनख्वाह मिलती होगी 20-50,000 रुपए, ये अपने बच्चे को ज्यादा 2,000 रुपए महीने के स्कूल में पढ़ा पाते होंगे, 50,000 रुपए महीने के स्कूल में पढ़ाने की इनकी भी एजेंसी अपनी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस परिवारों से मैं आता हूं
उन परिवारों की तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि 500 रुपये फीस अपने बच्चे पढ़ाए। आज प्राइमरी स्कूलों में जाकर खिचड़ी खाने के लिए मिलती है, जानते हैं? हमारा बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाएगा, खिचड़ी खाकर घर आएगा। या हमारी थोड़ी सी ज्यादा इनकम हो गई तो 200 रुपये महीना, 300 रुपये महीना, 400 रुपये महीना, 500 रुपये महीना या 1000 रुपये महीना के स्कूल में प्राइवेट में उसका दाखिला करा देंगे। ऐसा ही है ना, या कुछ और है? स्कूल में गया पहली क्लास में तो वहां आराम से 5वीं तक आते आते बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगा। पता लगा कि 5वीं तक आते आते बहुत अच्छा डांस भी करने लगा। टीवी में देखे होंगे डांस के शो, छोटे छोटे बच्चे डांस करते हैं। फिर आपने देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे गाना भी बहुत अच्छा गा रहे हैं। खेल में भी तैरना भी सीख रहे हैं, क्रिकेट भी सीख रहे हैं, कबड्डी भी सीख रहे हैं। और हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे खिचड़ी खाकर वापस आ रहे हैं। कभी सोचा है कि आपके बच्चों का मुकाबला हो पाएगा? बताओ, हो पाएगा क्या? हमें यह पता होते हुए कि उनके बच्चों का हमारे बच्चों का मुकाबला नहीं हो सकता, और यह जानकारी होते हुए कि अगर हम चाहे तो यहाँ के कलेक्टर का और यहाँ के मुख्यमंत्री का और एक सफाई करने वाले का, रिक्शा चलाने वाले का, ठेली लगाने वाले का, एक किसान के बच्चा भी एक स्कूल में बैठकर पढ़ सकते हैं। ऐसी व्यवस्था हम स्थापित कर सकते हैं यहाँ पर भारत के अंदर, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे भारत के अंदर हम कर सकते हैं। हम भैया हमारा एक वोट कर सकता है। हम फिर भी ध्यान नहीं देते, फिर भी अपने बच्चों के भविष्य की ओर नहीं सोचते। काशीराम साहब ने सोचा, खूब मेहनत की, बिहार में मेहनत की, पूरे देश में मेहनत की, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में बनाते रह गए, उत्तराखंड में बनाते रह गए, यहाँ विधायक जिताए, चले गए। फिर मामला हम लोगों ने छोड़ दिया। क्या हमारे आंसू पूछने कोई आया? किसी ने सोचा बच्चों का भविष्य क्या हो? कोई नहीं सोचने वाला। ये वोट है जो सोचेगा, बिल्कुल सोचेगा। अगर आज वोट की ताकत को आजमा करके अपनी विचारधारा, अपने लोगों को जिता करके यहाँ का मुख्यमंत्री बना दे और यहाँ का शिक्षा मंत्री बना दे, और वो शिक्षा मंत्री एक लेटर पैड पर साइन करके ये कह दे जितने गवर्नमेंट स्कूल है सबको रद्द किया जाता है, और आज के बाद हर वर्ग का बच्चा, जाति का बच्चा, धर्म का बच्चा, गरीब अमीर का बच्चा एक जैसे स्कूल में पढ़ेंगे, तो फ्री में व्यवस्था हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? आपका बच्चा इंग्लिश सीखेगा, तैरना सीखेगा, गाना सीखेगा, डांस सीखेगा, बिल्कुल सीखेगा आपका बच्चा। लेकिन हमने क्योंकि सोचना छोड़ दिया, बिल्कुल सोचना छोड़ दिया। इस वोट की ताकत क्या है ये भूल गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर समझा के गए। काशीराम साहब का पूरा जीवन कब से स्टार्ट हुए थे? 72 से। काशीराम साहब 72 से शुरू हुए थे, 78 में बामसे बनाई, 84 में बसपा बनाई, और 6 में चले गए। पूरा जीवन सिखाते हुए रहे हमें कि ये ताकत है, ये ताकत है, ये ताकत है। अरे जानवर सीख जाता, तोते को भी बोलना सिखाते हैं टटर करना, तो वो भी टल 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 करने लगता है। हम तो इंसान हैं, कैसे इंसान है हम? बड़ा सवाल ये है। हम बच्चों को भविष्य नहीं देखना चाहते। आज अगर बीमारी आ जाए, जैसे भी डेंगू आया था, माफी चाहूंगा, जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना तो सबने देखा होगा ना। जो अमीर लोग हैं, जिनकी सोर्स है, जिनकी ताकत है, उन्हें कोरोना हुआ तो 1 मिनट से पहले गाड़ी मिला या नहीं मिला? और जो गरीब है वो अपने बच्चे को, अपने पिता को, अपने दादा को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, पत्नी को गोद में उठाए फिरता रहा कि एडमिट हो जाए, शायद ये बच जाए। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? जोर से बताओ। इसका कारण तक कौन है? हम ही तो इसका कारण है, हम ही इसका कारण है, क्योंकि हमने इस वोट की ताकत को नहीं समझा। हम इस वोट की ताकत को समझ जाते तो ऐसा ना होगा। एक जैसे हॉस्पिटल होते, कोरोना होता यहाँ के कलेक्टर को तो एक बेड पे वो बड़ा होता, और कोरोना होता यहाँ के किसान को तो दूसरे बेड पे वो बड़ा होता, और कोरोना होता यहाँ के मजदूर को तो तीसरे बेड पे वो बड़ा होता। ये तीनों लोग एक बेड पर पड़े होते, तब जाकर के इस देश की समानता की बात कही जा सकती थी, वरना नहीं, बिल्कुल नहीं की जा सकती। ये हो किससे सकता है? आपके वोट से, कि अपना वोट दो, अपनी विचारधारा के लोगों को स्थापित करो, और इस देश का, प्रदेश का चिकित्सा मंत्री अपना बना दो, से कहो इस पद पर तुझे बना चुनकर भेज रहे हैं, ये काम तुझे करना होगा। हम लोगों ने किया नहीं किया। यही करना है, यही देश की व्यवस्था है।
बिल्कुल व्यवस्था है। और अगर ये चाहते हो कि पहले छूत थे, दूसरे लोग लड़कियां उठा ले जाते थे, जमीनें छीन लिया करते थे, आज भी होगा? ये नहीं होगा, समझा दो। औकात में रहे वो लोग। यहाँ भीम आर्मी है, भीम आर्मी साहब ने डिफाइन की कि देखने से अगर ऐसा लगता है, लेकिन दूसरा पैटर्न में समझाता हूँ भीम आर्मी क्या है। जहां अगर इंडियन आर्मी की बात करूं तो भारत की सीमाओं की सुरक्षा करती है, भारत के नागरिकों की सुरक्षा करती है। और भीम आर्मी है इस देश के हर उस व्यक्ति की जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, वो किसी जात धर्म का व्यक्ति है, जिसको लगता है उसका कोई नहीं है, उसकी सुरक्षा के लिए इस देश के अंदर भीम आर्मी है। ये एक अधिकार की बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आज जान जाओगे तो कल समस्या का समाधान निकल जाएगा। आज नहीं जाओगे तो मुख्यमंत्री जी प्रवास पर निकले हुए। कौन से प्रवास पर निकले हुए हैं? प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री निकले हुए हैं। देखिए कितनी प्रगति मुझे दिख रही है आपके सामने। आपका रास्ता, ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता जा रहा है। अगर ये मेन हाईवे होता तो इस रास्ते में पानी भरवा के और पूरे परिवारों के बर्तन डलवा के भेड़ बकरी बनवा के मुख्यमंत्री साहब को यहाँ से निकालते। ये देखिए मैं बताता कि हम दलितों की व्यवस्था है, हम ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं, उनको दिखाता हमारी प्रगति क्या है। तो मेरा बिहार के वासियों से कहना, अरे अपने पुरखों को देखो, अपने आंदोलन को समझो। जहां से आंदोलन पूरे देश में गया, जहां आंदोलनकारी को सरकार के द्वारा षड्यंत्र करके मरवाया जाता, जहां बुद्ध के साथ साथ युद्ध की भी चर्चा भरपूर मात्रा में, जहां से पूरा विश्व शिक्षा की सीख लेता है, उस प्रदेश के लोगों को उठ खड़े होना चाहिए और वो तक्षशिला की शिक्षा दोबारा स्थापित इस देश में कर देनी चाहिए। ये कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, सिर्फ आपके वोट से हो सकता है। अब मेरा सवाल भी आपसे है, आप में से बहुत सारे लोग किसान भी होंगे, व्यापारी भी होंगे, मजदूर भी होंगे। अब मुझे बात बताओ कि अगर एक नेता के मंत्री के बेटे को कृषि मंत्री हम बना दे और उससे पूछें कि गन्ने की फसल किस मौसम में होती है, गेहूं की फसल किस मौसम में होती है, तो क्या मंत्री का बेटा बता पाएगा? बता देगा क्या? अगर एक किसान के बेटे को मंत्री बना दो फिर वो बताएगा ना कि गेहूं में ये कीड़ा आ गया है, इस खाद की जरूरत है, ये दवाई चाहिए। वहां की उर्वरक क्षमता कैसी है जमीन की, वो किसान का बेटा बता पाएगा, मंत्री का बेटा नहीं बता पाएगा। तो कृषि मंत्री किसे बनना चाहिए? मंत्री के बेटे को, किसान के बेटे को? किसान के बेटे को मंत्री बनना चाहिए। हम मजदूरों की समस्या कौन बताएगा कि हमारे गली कॉलोनी कैसे है, खाने की व्यवस्था कैसी है, स्वच्छ पानी है नहीं है? कोई मंत्री का बेटा बताएगा क्या? या कोई फैक्ट्री के मालिक का बेटा बताएगा? जब हमसे जुड़ी समस्याओं के लिए हम अपने जैसे व्यक्ति को, अपने बीच के व्यक्ति को जिता के आगे भेजेंगे, वही तो जाकर के विधानसभा संसद में कहेगा कि मेरे लोगों की ये समस्या है, इस पर काम सरकार करेगी तो ठीक, वरना मैं सदन चलने नहीं दूंगा। इस पर जो बात नहीं होती है। मैं पिछले बहुत सारे नेताओं की बात देखी, डिबेट देखी, मैं अपने से पूर्व नेता यहाँ से चले गए हैं, उनको तो सत्ता समर्पित करता हूँ सभी पार्टियों के, उनके विषय में कुछ नहीं करता। लेकिन आज के जो सीनियर नेता भी हैं, एक नेता की इतनी हैसियत नहीं, बिहार से लेकर पूरे देश के नेताओं को चुनौती है भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, कि जो कहता है जो राजनीति का धुरंधर है, वो कहे संसद और विधानसभा में बात उठाना शुरू करे, देश की चिकित्सा और शिक्षा एक जैसी कर देंगे। अगर उन्होंने कह दिया और उसके लिए धरने में बैठ गए तो सारे के सारे उनके पीछे लग जाना, जाकर के भाई नहीं अब यही नेता है, ठीक है। वरना मैं तो अपने नेता पे गर्व करता हूँ। अकेला एमपी बिहार से भी लोगों ने आके 1-2 रुपए इकट्ठे करके वहां भेजे, उत्तर प्रदेश में मैंने चंद्रशेखर आजाद को जिताओ, उनको जिता करके भेजा। और हमारा नेता बात क्या कर रहा है? गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की। भाई ये समस्या है। अभी गुरु रविदास जयंती की छुट्टी नहीं देते, काबिल क्यों नहीं देते तुम? सारे त्योहार को छुट्टी दोगे, हमें कौन सी फांसी चढ़ रही है? सरकार को बैकअप पे जाना पड़ा, समझ रहे हो? क्योंकि मजदूर किसान का दर्द जानता है, उन्हीं की औलाद है, उन्हीं की बात की जा रही है। तो मैं यही आपको समझा रहा हूं कि मन बना लो, मजबूती से झंडा डंडा पकड़ लो। और अगर ये लगता है कि नहीं भीम आर्मी के लोग खुद कर सकते हैं, और भीम आर्मी किसी प्रदेश जाति का नाम नहीं, अगर चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी है तो यहाँ बैठा अमरज्योति पासवान भी भीम आर्मी है।
या हमारी पार्टी का अध्यक्ष यादव भी बीमार भी है, या हमारी पार्टी का दूसरा अध्यक्ष जवाहर आजाद भी बीमार भी है। हम बीमार भी के लोग हर प्रदेश में निवास करते हैं, हमारा कोई निश्चित ठिया नहीं है। एक ठिया है, अगर हमें पकड़ना हो कहीं तो जहां न्याय अत्याचार होता हो वहां पहुंचाओ, वहां बीमार भी इसके रूप में दिखेगी, जिसके गले में ये होगा लड़ता हुआ दिखाई दे वो बीमार भी का होगा। बीमारी के नाम से पेट में तो सबके दर्द होता है कि ये कहाँ मजदूरों की औलाद, ये कहाँ मास्टर की औलाद, मास्टर की औलाद में, ये कहाँ सिपाही की औलाद, पुलिस के सिपाही की औलाद आज मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा है, प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहा है। पेट में तो दर्द खूब होता है, लेकिन फिर अपने कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में, और हम अपनी बातों को रखने की आजादी दी और कहा कि जब समस्या हो तो डंडे तो खा लेना, लेकिन जब तक जवान न कट जाए चीख चीख कर बोलना सरकार और षड्यंत्रकारियों के खिलाफ बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। अपने अधिकार पहचानो, अपने अधिकार पहचान जाओगे तो नस्लें सलूट करेंगी, सलाम करेंगी, फूल लेकर के आपके मरने के उपरांत आपकी फोटो पर फूल चढ़ाएंगे, जैसे हम डॉक्टर अम्बेडकर के फोटो के सामने चढ़ाते हैं। वरना भाई मरने के बाद तो 2 पीढ़ी बाद तो खुद के खून के लोग भूल जाते हैं कि परदादा का नाम क्या था। मैं पूछना शुरू करूं कि परदादा के नाम आदमी पता नहीं होंगे क्या, ठीक? तो इस व्यवस्था में बदलाव करना शुरू करो, भीम आर्मी से जुड़ो, आजाद समाज पार्टी से जुड़ो। ये मैं वचन देकर कहता हूं कि जिस दिन शक्ति हाथ लगी, ताकत हाथ लगी, समस्याओं के समाधान पर काम होगा। सिर्फ जब थोड़ी सी खीर देकर काम नहीं निपटा जाएगा, नहीं। जो समस्याएं हैं हमारी, जो बिल्कुल एक्चुअल समस्या है, उन पर ही काम किया जाएगा, जनता की समस्याओं पर काम किया जाएगा। और ये भी कहता हूं जिंदा रहे तब तक, क्योंकि कर्पूरी, क्योंकि जगदेव प्रसाद कुशवाहा का मैंने हस्बैंड पढ़ा है कि एक महान व्यक्ति जिसने कहा 100 में 90 शोषित में ललकारा है, भारत की जनजंगल जमीन में 90 भाग हमारा। उनको आंदोलन के तहत प्रशासनिक हमले के द्वारा गिराया गया था। अगर हम जिंदा बच गए और ऐसा कुछ ना हुआ तो इस देश में ये भी बताएंगे कि राजनीति कैसे की जाती है और सत्ता कैसे चलाई जाती है। ना द्वारा सम्राट अशोक का राज स्थापित कर दिया तो हम भी डॉक्टर अम्बेडकर, सदगुरु और गद्दारी के वंशज नहीं है, बिल्कुल करके दिखाएंगे। और ये बिहार है, यहाँ तो था, यहीं से शुरू करेंगे और पूरे देश में फैलाते हुए लेकर के जाएंगे। मैं फिर कह दूं कि अपने इतिहास को पहचानो, इतिहास इतना स्वर्णिम है, अगर पढ़ना शुरू करोगे तो आनंद के साथ साथ गर्व होगा और गर्व के साथ साथ खून उबल उबल कर बाहर आएगा। और आज अपनी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं है, तलवार की, कट्टे की जरूरत नहीं है। आज अपनी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, पहली कलम और दूसरा वोट। इन 2 चीजों को मन में बिठा लो और अपनी व्यवस्था के लोगों के साथ चल दो, सारी व्यवस्था बदल जाएगी। जो लोग अन्याय अत्याचार करते हैं वो भी बदल जाएंगे। मैं जानता हूं कि मेरे परिवार के लोग गरीब हैं, मजदूरी नहीं करेंगे तो शाम को रोटी नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन एक बात भी तो जानता हूं, खरसा तो समझते हो ना तुम लोग, खरसा मई जून का महीना। अब यहाँ क्या कहते हैं मुझे तो पता नहीं, हमारे तो खरसा बोलते हैं, जो गेहूं कटते हैं तो खरसा बोला जाता है, हसुआ। तो जब भरी गर्मी होती है वहां गर्मी में मजदूरी करने की क्षमता भी तो हमारे अंदर है, भूखे रहने की ताकत भी तो हमारे अंदर ही है। जो लोग वोट के खरीदार आपके पास आते हैं उनसे कहना भैया इस बार जाओ, इस बार तो मजदूरों की सरकार लाएंगे, किसानों की दलितों की सरकार लाएंगे, पिछड़ों की सरकार लाएंगे। ये कह के एक बार भगाओ तो आप राजनीति का मतलब नहीं समझते। चलो राजनीति का मतलब समझाना शुरू करता हूं। सबसे छोटा चुनाव होता है मेंबर का, मेंबर ही होता है ना, वार्ड पार्षद का। उससे ऊपर का चुनाव होता है बीडीसी का, बीडीसी होता है ना। उससे ऊपर का चुनाव होता है किसका? प्रधान का। और उससे ऊपर का चुनाव होता है जिला पंचायत, नहीं प्रधान का भी होता है, हाँ। उससे जिला पार्षद का चुनाव होता है। उससे ऊपर का चुनाव कौन सा होता है? उससे ऊपर का सांसद का, मेयर का, सांसद का। उससे ऊपर का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। देखो कितने चुनाव, एक गांव की व्यवस्था बताता हूँ आपको, इस मोहल्ले की व्यवस्था बताता हूँ। यहां से वार्ड पार्षद चुना गया होगा, चुना गया होगा,
चेयरमैन भी चुना गया होगा, विधायक भी चुना गया होगा, एक एमपी भी चुना गया होगा, फिर आपके क्षेत्र से मुख्यमंत्री भी चुना गया होगा, और इस क्षेत्र का हिस्सा प्रधानमंत्री में भी होगा। ये तो रहा है इलेक्ट्रिकल मामला जो वोट से होता है। और फिर उसके बाद बहुत सारी सोसाइटियां बनती हैं, बहुत सारी सोसाइटियां बनती हैं। अब पैसे का कलेक्शन शुरू करते हैं नीचे से ऊपर तक। वार्ड का जो पार्षद है उस पर योजना के लिए पैसा आता नहीं आता है? आता है ना। जो चेयरमैन है उसके बाद पैसा आता नहीं आता है? जिला पंचायत अध्यक्ष चेयरमैन आता है, पैसा नहीं आता है? विधायक के पास पैसा आता है नहीं आता है आपके कार्य योजना के लिए? एमपी के पास भी पैसा आता है, मुख्यमंत्री फंड अलग होता है, SC/ST का फंड अलग होता है, एजुकेशन का फंड अलग होता है, प्रधानमंत्री का फंड अलग होता नहीं होता है? अब अगर इनकी कैलकुलेशन करना शुरू करो तो बैठ कर गूगल पर निकालिएगा। इतनी लंबी मुझे भी गणित गुणा बढ़ा आपको पैन उठाना पड़ा। जब अगर आप इसी कैलकुलेशन करना शुरू करोगे ना तो गली जहां से जब मैं आया हूं इस गली के लिए आप कम से कम पाएंगे 100 करोड़ रुपए आए होंगे, कम से कम 100 करोड़। कितने? 100 करोड़। ये आधा किलोमीटर का मामला है नहीं, 500 मीटर का। और फिर यहाँ चुनाव कब से हो रहे हैं, पैसा कब से हो रहा है? समझे कितना बड़ा षड्यंत्र है, समझ रहे हो? आप सोचो छोटी सी गली के लिए जिसमें मुश्किल से मुश्किल 5 से 4 लाख रुपए का काम है, ज्यादा 10 लाख रुपए का काम है, और आप और हम जैसे लोग मजदूर लोग करने लगे तो 2-3 लाख में निपटा कहेंगे तो भाई साहब हो गया। ठीक इस इतनी सी गली के लिए कैलकुलेशन किया जाए तो 100 करोड़ से ज्यादा पैसा है नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक। और क्योंकि यहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, स्पेशल कंपोनेंट प्लान होता है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। अब देखो यार हमारी गली भी बनी हुई नहीं है, 100 करोड़ रुपए में क्या हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हमारी गली बन जाए? नहीं, हमारी इतनी हैसियत बिल्कुल है, बिल्कुल है कि अगर आप में से कोई यहाँ विधायक होता, कोई मजबूत आदमी लड़ने वाला होता, ईमानदार आदमी होता, तो यहाँ जबरदस्त कंक्रीट की सड़क बनी होती यहाँ पर। ठीक, लेकिन क्योंकि देश करप्शन की आग में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो बिहार है यहाँ तो बड़ा पैमाने पर करप्शन बड़े पैमाने पर है, आप आवाज टॉप कहते हो जाएगी। तो इसलिए समझो ये लोग आपके हिस्से का पैसा खा रहे हैं, आपके हिस्से की रोटी खा रहे हैं, और ये तभी रुक सकता है जब आप अपने बीच के लोगों को, अपने जैसे लोगों को जो तुम्हारे जैसी बात कर सके, तुम्हारी समस्याओं को बात कर सके, उनको उठा करके यहाँ की विधानसभा और संसदों में नहीं भेजोगे तब तक ये षड्यंत्र से ही चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना, मेरे मुंह से कुछ शब्द कड़वे लगे क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, तू अबे तबे की भाषा को बहुत अच्छा मानते हैं, और ये बिहार है, यहाँ तो गाली भी कोई देता है ऐसा लगता है कि बहुत प्यार कर रहा है। हकीकत है, यहाँ तो कोई गाली नहीं देता है तो लगता बहुत अच्छा महसूस होता है। तो मेरे सबसे किसी को कोई आहत पहुंचाओ उसके लिए आपका भाई माफी चाहता हूं। ठीक, मैं अपनी बात, चंद बातों के साथ बात अपनी खत्म करूंगा। अच्छा हाँ, नाम लिख दो। साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। भीम आर्मी के लोग कल की परवाह नहीं करते दोस्तों, भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में हाल रखते हैं, अपनी मुट्ठी में हाल रखते हैं। अच्छा, एक साथी हमारे रामचंद्र बहमिया चैनपुर कैमूर से है, वो आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। कहाँ आइए, आइए लीजिए, आज इनको पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ताली बजा दीजिए। बिहार की कैमूर से आपका पार्टी में स्वागत है। मुझे सारी पूरी उम्मीद है कि आपका जितना काम हुआ गरीब शोषित वंचित के लिए होगा, और आप हमेशा एक अच्छी राजनीति को जन्म देकर अच्छी राजनीति करने का काम करेंगे। अरे पैर नहीं छुआ करते हैं, देखिए पैर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए पैर छूने के बाद याद आ गई, अभी एक बेटी आई थी दो, जिन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया, एक पैर छुए। आप जानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको समानता का अधिकार दे रखा है संविधान के मौलिक अधिकारों में, जानते सब लोग? पैर छूने के लिए थोड़ी दे रखा है ना, मुझ जैसे भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए दे रखा है, और ये कहने के लिए दे रखा है कि भाई कहीं परेशानी हो तो तेरी बहन तेरे साथ खड़ी है। पैर छूने के लिए दे रखा है। तो पैर छूने की व्यवस्था जो है ना, इसको बदलने का प्रयास किया। हालांकि बिहार का ये कल्चर है, तो जो बड़ी बुजुर्ग है जिनकी शादी हो गई वो छोड़िए, वो ठीक है, लेकिन जो मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, इस कल्चर को छोड़िए, सामने आंख में आंख मिलाकर बात करने का काम किए कि हम सामने वाले व्यक्ति से उसके आंख में आंख मिलाकर के बात कर सके। क्योंकि कल अगर आप डीएमपी बन सकती है, डॉक्टर अम्बेडकर ने अधिकार दिया, कल आप एसएसपी बन सकती हैं,
कल आप यहाँ की मुख्यमंत्री बन सकती है, बाबा साहब का आशीर्वाद है, तो क्या जब भी पैर छूटी घूमोगी? नहीं। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अपने अंदर काबिलियत पैदा करो, जो कल कोई ये कह ना सके ये बेटी पैर नहीं छूटी। जब कोई कह दिया बेटी पैर नहीं छूटी, उसे कहते हैं कहना कि डॉक्टर अंबेडकर ने अधिकार दिया था पढ़ने का, पढ़ करके उस आसमां को अपने पैरों में गिराया। हमें किसी के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अच्छा, ये छोटा भाई दीपक सम्राट नहीं बोला, वाले जी का धन्यवाद करो। तो पहली बार तो मैं बोल लिया, आप बोल दिया, हम लोग बोल दिया। मैं अगर बोल लिया तो मुझे लगता है मेरी